हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए जो है बीएड और डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टीचिंग का अध्ययन कराना शुरू किया है। शिक्षण नामक जो टॉपिक है ये देखिए बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन मकसद होता है कि आपको अच्छे तरीके से टीचिंग को सिखा देना, आपको टीचिंग के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको बताना, उनकी प्रैक्टिस कराना, जिससे क्या हो कि आप जब बीएड और डीएलएड कंप्लीट करके किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसीलिए देखिए बीएड और डीएलएड के जो कोर्स होते हैं उसमें टीचिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और टीचिंग का ही सब कुछ जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए देखिए आप लोगों को बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, फिर उन स्किल्स के लिए आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। तो लेसन प्लान कैसे बनता है ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इन क्लासेस में कराऊंगा। फिर उसके लिए देखिए लेसन प्लान में दो प्रकार के लेसन प्लान बनाए जाते हैं, एक माइक्रो टीचिंग का बनाया जाता है और एक मेगा टीचिंग का। तो माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान होते हैं वो हर एक कौशल का अलग अलग बनाया जाता है और फिर जब मेगा टीचिंग का जो आपका लेसन प्लान बनता है तो वो सभी कौशलों का उपयोग करके एक एक करके बनाया जाता है। बहुत सारे कॉलेजों में आप लोग देखेंगे कि माइक्रो स्किल्स जो होती हैं बहुत सारी 12, 13, 14 स्किल्स दी गई, लेकिन कम से कम 8 स्किल्स का जो है आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है और उन 8 स्किल्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसी प्रकार से जो मेगा टीचिंग का लेसन प्लान बनता है उसमें देखिए बहुत से कॉलेजों में 20 एक विषय का, 20 दूसरे विषय का मिला के लोग टोटल 40 लेसन प्लान बनाने के लिए दिए जाते हैं। कहीं कहीं जो है 10-10 बनाने को लिए दिया जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेज में प्रोसेस अलग होता है, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि आपको हर प्रकार के कौशलों का अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाए और उसको आपको तरीके के रूप में पढ़ाना आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। मैं आप लोगों को एक लेसन प्लान का फॉर्मेट भी बताऊंगा जो काफ़ी आसान और सरल होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपकी शिक्षण की जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, इन क्लासेस का देखिए ये आज की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में मैं आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताऊंगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, इसके क्या और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन सबको इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और जो सूक्ष्म शिक्षण नामक टॉपिक है उसको बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग टीचिंग यानी शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। टीचिंग को देखिए जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी विद्यार्थी के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। अगर उनको शिक्षक बनना है तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा और इसका बेहतर तरीके से उनको प्रिपरेशन भी करना होगा ताकि वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर सकें। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे जो टॉपिक है उसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण, यानी इसको माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, वो इस टॉपिक से अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए एक एक करके इसको देखा जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, यानी माइक्रो टीचिंग की मीनिंग क्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग देखिए शिक्षक प्रशिक्षण की एक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक विधि, यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए एक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक विधि है। इसके माध्यम से होता क्या है कि इसमें शिक्षक को कम समय, कम विद्यार्थी और सीमित विषय वस्तु के साथ किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तो मतलब है कि यह एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें जो शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं या शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनको कम समय में, कम विद्यार्थियों के बीच एक छोटे टॉपिक के साथ प्रशिक्षण कराया जाता है किसी एक कौशल का, और उसके माध्यम से उनको उस कौशल को सिखाया जाता है। एक एक करके हर कौशल को सिखाने के बाद उनको एक बेहतर शिक्षक के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अर्थात देखिए इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कम समय, कम छात्र, सीमित विषय और एक कौशल को मिला के इसको पूरी तरह से तैयार किया जाता है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सूक्ष्म शिक्षण। यानी हर चीज यहाँ पर कम कम रखी जाती है। कम समय का मतलब कि 6 से 8 मिनट का समय, विद्यार्थियों में 5 से 10 विद्यार्थी, एक छोटा टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि किसी को संज्ञा पढ़ाना है तो सबसे संज्ञा की बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले संज्ञा की जो परिभाषा क्या है, संज्ञा के क्या प्रकार होते हैं, उनका उदाहरण, इस छोटे टॉपिक को उनको 6 से 8 मिनट के अंदर बच्चों को पढ़ाना होता है। तो बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्या किया जाता है, जो क्लास में स्टूडेंट साथ में पढ़ने वाले होते हैं
उन्हीं के सामने उनको प्रदर्शित करना होता है, पढ़ाना होता है, और फिर उन्हीं से उसको फीडबैक भी लिया जाता है कि उन्होंने उस चीज़ को सही तरीके से पढ़ाया, डिलीवर किया लेक्चर कि नहीं किया। तो इस फीडबैक के आधार पर उनको फिर से दोबारा उसकी तैयारी का, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है, कोई गलतियां होती हैं, तो उसको फिर से दोबारा रिपीट करके प्रैक्टिस, यानी ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती है, प्रैक्टिस की जाती हैं, जब तक कि वो कौशल अच्छे तरीके से उनका तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए यह विधि जो है शिक्षक को वास्तविक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण कौशल विकसित करने का अवसर देती है। यानी यह विधि अपनाई किस लिए जाती है कि वास्तविक कक्षा में पढ़ाने जाने से पहले टीचर को तैयारी करने के लिए इसका उपयोग किया। यानी टीचर को किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में कहीं पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए उसको पहले से अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, तैयार करने के लिए ये जो है माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। और इसका मेन मकसद यही है कि एक अच्छे शिक्षक को तैयार करना। इस माइक्रो टीचिंग की देखिए अवधारणा जो है शुरू की गई थी किसके द्वारा? ड्वाइट डब्ल्यू एलन। इनको DW एलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1963 ईस्वी में इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो USA में है, वहीं पर इसकी शुरुआत की थी। इसकी जो है पहली बार उपयोग किया था इसको। ठीक है, तो कभी कभी आपके देखिए बहुत सारे टीचिंग जो एग्जाम होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, तो उसमें क्या है कि इसमें पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है। तो माइक्रो टीचिंग के जनक देखिए DW एलन है। कब किया था इन्होंने? 1963 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो USA। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। आप देखिए सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण को कैसे परिभाषित किया जाए। तो सूक्ष्म शिक्षण को देखिए एलन ने परिभाषित कैसे किया है कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक कम समय और कम विद्यार्थियों के सामने एक विशेष कौशल का अभ्यास करता है। इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर अर्थ देखा उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि एक शिक्षक को कम समय, कम विद्यार्थियों और छोटे विषय को एक कौशल के रूप में जो है प्रशिक्षण कराया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म शिक्षण। दूसरे विद्वान देखिए बुश हैं, उन्होंने इसको कैसे परिभाषित किया? इन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक नियंत्रित प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षण की जटिलताओं को सरल बनाकर अभ्यास कराए। यानी यह एक प्रकार की छोटी तकनीक है जिसमें शिक्षण की जटिलताओं को छोटा करके, सूक्ष्म करके जो है टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी इसकी। आप देखिए सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सूक्ष्म शिक्षक की विशेषता पहले देखिए क्या होती है? लघु कक्षा, यानी स्मॉल क्लास, एक छोटी क्लास होती है और उस क्लास में देखिए 5 से 10 बच्चे होते हैं, 5 से 10 विद्यार्थी। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें कम समय होता है, यानी समय देखिए 6 से 8 मिनट जनरली लिया जाता है या 5 से 10 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 10 मिनट तक ही समय इसमें लिया जाता है एक छोटे टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तीसरा विशेषता इसका क्या है कि किसी एक कौशल पर ध्यान दिया जाता है, जैसे प्रश्न पूछने वाला कौशल, ब्लैक बोर्ड कौशल। देखिए हर कौशल को अलग अलग जो है प्रैक्टिस किया जाता है और फिर बाद में उनको सम्मिलित किया जाता है। अगली विशेषता क्या है कि इसमें तत्काल फीडबैक मिलता है, यानी तुरंत सुधार बताया जाता है। कम बच्चों को कम समय में जब पढ़ाया जाएगा तो फीडबैक तुरंत दिया जाता है और उसी फीडबैक के आधार पर इसमें जो है किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि होता है तो उसको सुधार किया जाता है। अगली विशेषता क्या है कि पुनः शिक्षण यानी रीटीचिंग, इसमें सुधार के बाद फिर से पढ़ाना जो कार्य किया जाता है। इसमें इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जो गलतियां हो रही हैं उसको बार बार रीटीचिंग करके सुधारा जा सके। अगली विशेषता क्या है कि यहाँ नियंत्रित वातावरण होता है, यानी प्रशिक्षण संस्थान में ही अभ्यास कराया जाता है। यानी इसका अभ्यास जो है किसी प्रशिक्षण संस्थान में ही कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में या कहीं जाके अलग से नहीं। जहाँ जो प्रशिक्षण संस्थान होता है, जहाँ से कोई जो है स्टूडेंट BEd या DEd कर रहा होगा, उसको उसी इंस्टीट्यूट में इसका प्रशिक्षण कराया जाता है। अगली विशेषता क्या है? आत्म मूल्यांकन, यानी शिक्षक स्वयं भी मूल्यांकन करता है, यानी इसमें आत्म मूल्यांकन भी होता है। यानी जो टीचर अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करता है, उन सब चीज़ का प्रैक्टिस करता है, वो खुद से मूल्यांकन करता है कि मैं इन सारी चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम स्टूडेंट होते हैं, कम समय होता है, टॉपिक छोटा होता है, तो उसको खुद से लग जाता है कि मैं इस चीज़ को सही से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ कि। क्योंकि देखिए आत्म मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं इस चीज़ को सही तरीके से कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें आत्म मूल्यांकन भी जो है देखा जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। आप देखिए सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य पहला क्या है कि शिक्षण कौशल का विकास करना।
दूसरा क्या है, शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा है शिक्षण की त्रुटियों को सुधारना। चौथा है प्रभावी शिक्षण तकनीक सिखाना। कक्षा प्रबंधन कौशल को विकसित करना। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर। यानी ये 5-6 विशेषताएं हैं, जो ये उद्देश्य हैं जो सूक्ष्म शिक्षण के लिए जरूरी हैं। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से इनको प्राप्त करना आवश्यक होता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सूक्ष्म शिक्षण को जो है प्रयोग किया जाता है, और ये बीएड और डीएलएड को जो कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इसमें प्रमुखता से इसको कराया जाता है और बच्चों के सामने इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। और इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो भी शिक्षक बनने के गुण हैं वो बाहर आ जाएंगे, उस प्रदर्शित होंगे, उनका बेहतर तरीके से विकास होगा। जो कुछ भी उनको दिक्कतें आ रही होंगी, हिचकिचाहट हो रही होगी, वो सारी चीज़ें इसमें दूर हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले इसको कराया जाता है। अब देखिए, माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है, माइक्रो टीचिंग का चक्र होता है। वो चक्र देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसमें देखिए इस तरह से चक्रीय रूप में होता है। पहले क्या हो जाता है, योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है। प्लान बनाने के बाद फिर टीचिंग की जाती है। टीचिंग करने के बाद देखिए प्रतिक्रिया या फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के बाद फिर से देखिए पुनः योजना बनाई जाती है। अगर फीडबैक में कोई कमी निकाली गई या कोई कमी त्रुटि दिख रही तो उसके लिए फिर से प्लान करना पड़ेगा। फिर से यानी पुनः टीचिंग, रीटीचिंग करनी पड़ेगी, और फिर रीफीडबैक। तो यानी ये प्रक्रिया जो है चक्रीय रूप में चलती है इस तरीके से। तो इसीलिए इसको माइक्रो टीचिंग साइकिल के रूप में भी जाना। ये देखिए जो है आप लोगों के बीएड और डीएलएड के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग साइकिल का वर्णन करिए। तो आप इसको इस तरीके से साइकिल के रूप में बनाकर और उसका जो है वर्णन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया देखिए बार बार चलती है जब तक कौशल विकसित ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई व्यक्ति है, कोई बालक है या कोई स्टूडेंट है वो इन सारी चीज़ों को सीख जाए। जब तक वो नहीं सीखता तब तक ये चीज़ प्रक्रिया चलती है। इसलिए देखिए क्लास में बार बार बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है कि वो उस कौशल को अच्छे तरीके से सीख ले। इसको देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग, रीफीडबैक। इसी को माइक्रो टीचिंग प्रोसेस, माइक्रो टीचिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है कि किसी एक कौशल का चयन किया जाएगा, यानी किस कौशल की प्रैक्टिस करनी है उसको चयन किया जाए। अब बहुत सारे कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल है, व्याख्यान कौशल है, प्रश्न प्रेषण कौशल है। अभी मैं बता दूंगा कि माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से कौशल होते हैं। तो जिसमें देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछने का कौशल चुना गया, या उदाहरण देने वाला कौशल चुना गया, या ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल चुना गया। फिर क्या किया जाएगा, कौशल चुनने के बाद उसके लिए योजना बनाई जाएगी। तो योजना कितने मिनट की बनाई जाएगी, 5 से 10 मिनट या 6 से 8 मिनट की एक छोटी पाठ्य योजना बनाई जाएगी। फिर इसमें देखिए शिक्षण किया जाएगा। तो शिक्षण कितने विद्यार्थियों के बीच किया जाएगा, 5 से 10 विद्यार्थियों के बीच। फिर इसके बाद इसमें देखिए फीडबैक लिया जाएगा। तो सहपाठी और शिक्षक जो होंगे वो सुझाव देंगे, यानी जिस क्लास में बच्चा पढ़ता रहेगा, बीएड वाले या डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु होंगे जिसमें पढ़ते होंगे, उन्हीं के क्लास के ही सहपाठी रहेंगे और उनका टीचर रहेगा उसमें। तो सहपाठी भी फीडबैक देंगे और उनके जो शिक्षक होंगे वो भी फीडबैक देंगे। फिर उसके बाद इस फीडबैक के आधार पर देखिए पुनः योजना बनाई जाएगी। और पुनः योजना में बना क्या किया जाएगा कि जो कुछ भी त्रुटियां की गई हैं उनको सुधार कर फिर से नई योजना बनाई जाएगी। फिर से शिक्षण किया जाएगा, यानी फिर से वही पाठ पढ़ाया जाएगा और फिर से फीडबैक उनके द्वारा दिया जाएगा। और फिर उसमें ऐसी तरीके से बार बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी जब तक वो कौशल अच्छे तरीके से तैयार ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण के जो कुछ प्रमुख कौशल हैं जिनका प्रैक्टिस जो है ज़्यादातर स्कूलों या कॉलेजों में कराया जाता है, तो वो देखिए कौन कौन से हैं सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख कौशल। तो सबसे पहला देखिए प्रमुख कौशल है प्रस्तावना कौशल। ये बहुत जरूरी होता है, किसी भी टीचर के लिए प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर प्रस्तावना अच्छे तरीके से उनको कराने आ गया, निकालने आ गया, तो माना जाता है कि वो टीचर जो है बच्चों को उस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा लेगा। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दूसरा देखिए प्रश्न प्रेषण कौशल है। तीसरा देखिए उदाहरण या दृष्टांत कौशल है। प्रश्न प्रेषण कौशल में कि आपको प्रश्न कैसे पूछना है, प्रश्न को बच्चों के सामने किस तरीके से रखना है, इसमें इसकी प्रैक्टिस की जाती है। उदाहरण या दृष्टांत कौशल ऐसा कौशल होता है जिसमें बच्चों को पढ़ाते समय आप किस तरीके से उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके के उदाहरण बच्चों को आप बताएंगे, किस तरीके के उदाहरण के माध्यम से आप अपने टॉपिक को समझाएंगे, ये दृष्टांत या उदाहरण में आता है।
इसके बाद देखिए अगला कौशल है ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट प्रयोग कौशल, यानी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय किस तरीके से श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप किस तरीके से खड़े होंगे, किस तरीके से श्यामपट्ट पर लिखते समय आप बच्चों के क्लास में भी ध्यान देते रहेंगे, इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। इसके अलावा श्यामपट्ट पे जो है कैसे लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाए, किस तरीके से कहाँ लिखा जाए जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो उस चीज़ को देखने में समझने में। इसके बाद फिर देखिए व्याख्यान कौशल भी है, यानी किसी टॉपिक को कैसे अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जाए, इसका क्या क्रम होना चाहिए, पहले अर्थ बताया जाए, फिर परिभाषा बताई जाए, फिर उसकी विशेषता बताई जाए, फिर प्रकार बताया जाए। तो इस तरीके से एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्रमबद्ध रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। फिर इसके बाद देखिए अगला कौशल होता है पुनर्बलन कौशल, इसको देखिए प्रेरणा कौशल भी कहा जाता है, यानी बच्चों को क्लास में पढ़ाते समय किस तरीके से टीचर जो है उनको पुनर्बलन देगा, अगर वो किसी गलती को कर रहे हैं या किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कैसे पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, ये इस कौशल में किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला कौशल है समापन कौशल, यानी आपने टॉपिक को समाप्त करने के बाद टीचर बच्चों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे उसका मूल्यांकन करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद देखिए एक उद्देश्य लेखन कौशल भी होता है, इसको देखिए फर्स्ट में ज़्यादातर तैयार किया जाता है कि उद्देश्य क्या होगा, यानी आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास आप बच्चों के सामने लेने जा रहे हैं, तो उस क्लास में आपका पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, उस टॉपिक को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या होगा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या हासिल होगा, ये उद्देश्य लेखन कौशल होता है। और एक देखिए और कौशल होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसको स्टिमुलस वेरिएशन स्किल भी कहा जाता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि क्लास में पढ़ाते समय टीचर अलग अलग जो है अपने पढ़ाने के तौर तरीके में, अपने चलने के, रुकने के, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन करता रहता है, उतार चढ़ाव करता रहता है, जिससे क्या हो कि कक्षा जो है बोरिंग ना हो, क्लास में बच्चे उबे ना। तो इसीलिए तरह तरह के वेरिएशन करता रहता है अपने हाव भाव में, अपने पढ़ाने के तौर तरीके में, अपनी आवाज़ में। तो इस तरीके का जो कौशल होता है उसको स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए 8-9 कौशल जो है महत्वपूर्ण है, और इन्हीं कौशलों की जो है प्रैक्टिस ट्रेनिंग आपके इंस्टीट्यूट में आपको कराई जाती है। ठीक है, तो इन कौशलों को एक एक करके हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, इसके जितने भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनको देखेंगे, और फिर इनका जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान किस तरीके से बनता है उसका फॉर्मेट भी आने वाली क्लासेस में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा। ठीक, अब देखिए जो ये माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, इनको देखिए कुछ विद्वानों के द्वारा दिया गया है, जिसमें देखिए एलन और रायन जो है सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के जितने कौशल थे उनको दिए थे। उसके बाद देखिए ये जो है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो कौशल है ये दिया गया था। अपने देश में देखिए बीके पासी के द्वारा जो है सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताए गए हैं, ये अपने भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं के आधार पर माइक्रो टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो एलन एंड रायन के जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स दी गई हैं उसमें देखिए सबसे पहला प्रस्तावना कौशल है, तो उसी प्रकार से बीके पासी का भी प्रस्तावना कौशल है। इनके द्वारा देखिए व्याख्या कौशल दिया गया, इन्होंने भी व्याख्या कौशल दिया है। प्रश्न पूछने का कौशल दिया गया, इन्होंने प्रश्न प्रेषण कौशल दिया। विविध उत्तेजना कौशल इनके द्वारा दिया गया, यहाँ पर उद्दीपन विविधता कौशल इनके द्वारा दिया गया। ब्लैक बोर्ड प्रयोग कौशल, इन्होंने ब्लैक बोर्ड लेखन कौशल दिया। पुनर्बलन कौशल इन लोगों ने दिया, इन्होंने पुनर्बलन कौशल दिया। इन्होंने उदाहरण और स्पष्टीकरण कौशल दिया, इन्होंने उदाहरण देने का कौशल दिया। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने समापन कौशल दिया, इन्होंने भी समापन कौशल दिया। इन्होंने छात्र सहभागिता कौशल दिया, इन्होंने भी छात्र सहभागिता कौशल दिया। कक्षा प्रबंधन कौशल इनके द्वारा दिया गया, इनके द्वारा भी कक्षा प्रबंधन कौशल दिया गया। पाठ नियोजन कौशल इनके द्वारा दिया गया, इनके द्वारा पाठ योजना कौशल दिया गया। प्रश्नों का वितरण कौशल दिया गया, इनके द्वारा प्रश्न वितरण कौशल दिया गया। मौखिक और अमौखिक संकेत कौशल, इनके द्वारा संप्रेषण कौशल। और शिक्षण में स्पष्टता, यहाँ भी स्पष्टता कौशल। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा 14 जो है माइक्रो टीचिंग स्किल्स बताए गए हैं, जिसमें से जनरली 8 स्किल्स का प्रैक्टिस किया जाता है और कराया जाता है। ठीक है, इसका देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए कि किसी स्टूडेंट को बीएड का या डीएलएड का जो ट्रेनी स्टूडेंट है, जो प्रशिक्षु है, जिसको छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कहा जाता है, तो उसका देखिए जैसे मान लीजिए उसको कोई टॉपिक पढ़ाना है, और टॉपिक क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ाना है तो उसमें वो प्रश्न प्रेषण कौशल का प्रयोग करेगा, यानी किस कौशल के माध्यम से वो पढ़ाएगा, किस कौशल की प्रैक्टिस करेगा। तो प्रश्न प्रेषण कौशल, प्रश्न पूछने के कौशल की प्रैक्टिस करनी है। इसमें देखिए उसको 7 मिनट का समय लेना है, और उसके सामने जो विद्यार्थी होंगे 8 विद्यार्थी होंगे। तो वो देखिए
का पहला काम क्या करेगा कि वो अपने क्लास के जो छात्र हैं उनसे प्रश्न पूछेगा, और किससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, उसी टॉपिक से जिस टॉपिक को उसको पढ़ाना है। तो पहले वो बच्चों से पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहेगा कि कितने मौलिक अधिकार है। जब बच्चों से पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या है तो बच्चे बताएंगे। फिर वो पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो बच्चे उसका फिर जवाब देंगे कि मौलिक अधिकार इतने। तो इस तरीके से उसको बच्चों से प्रश्न पूछना है। फिर उसके बाद छात्रों के उत्तर पर प्रतिक्रिया देगा वो, कि छात्रों का उत्तर किस प्रकार का है। अगर छात्र सही उत्तर देते हैं तो उनको पुनर्बलन देगा, उनको शाबाशी देगा, उनको वेरी गुड, वेरी नाइस कहेगा। उसके बाद फिर देखिए ब्लैक बोर्ड पर मुख्य बिंदु को लिखेगा, यानी जो बच्चे उत्तर देंगे उस चीज को भी लिखेगा श्याम पट्ट पर, या उस चीज को दोहराएगा, और जो मुख्य बातें होंगी पढ़ाने के लिए, जो मेन जिसे उससे संबंधित जो टॉपिक उसको पढ़ाना है मौलिक अधिकार से उससे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको श्याम पट्ट पर वो लिखेगा। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, फीडबैक होगा। फीडबैक कौन देगा, उसके सहपाठी देंगे, यानी उसके क्लास के जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनके सामने वो कौशल का प्रदर्शन कर रहा है, वो लोग क्या करेंगे, उसको फीडबैक देंगे। फिर उसके बाद फीडबैक में बताएंगे वो कि उसका प्रश्न स्पष्ट था या नहीं, यानी उसने जो प्रश्न पूछा वो सही तरीके से पूछा गया था कि नहीं, आवाज उसकी स्पष्ट थी या नहीं, छात्रों को सोचने का समय दिया गया या नहीं, यानी जल्दी जल्दी प्रश्न न पूछे गए बल्कि छात्रों को टाइम भी दिया जाए कि वो सोच के उस प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए फीडबैक लिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि वह शिक्षक जो है सुधार करके उस टॉपिक को पुनः पढ़ाएगा। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। तो सूक्ष्म शिक्षण से देखिए शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षण कौशल विकसित होता है, त्रुटियां तुरंत सुधरती हैं, प्रभावी शिक्षण सीखता है, वास्तविक कक्षा के लिए तैयारी होती है। यानी इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने के बाद जब वास्तविक कक्षा में कोई टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। सारी समस्या जो होती है यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान दूर कर दी जाती है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की कुछ लिमिट्स भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। तो वो देखिए क्या है कि यह वास्तविक कक्षा जैसा वातावरण यहाँ पर नहीं देता है, यानी जैसे क्लास में पढ़ाने का, एक बड़ी क्लास में पढ़ाने का जैसा वातावरण, जैसा माहौल होता है उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं मिलता है। तो ये इसकी एक कमी है। दूसरा, यहाँ कम समय में पूरा विषय नहीं पढ़ा सकते। देखिए बहुत से ऐसे टीचर हैं, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो में आते हैं, और फ्लो में आने के बाद उनको लगता है कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, बीच में जब ब्रेक होता है तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए समस्या आती है। तो छोटे टॉपिक को पढ़ाना में थोड़ा कठिनाई होती है। यहाँ पर जो स्थिति होती है देखिए आर्टिफिशियल होती है, रियल नहीं होती। यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो रियल क्लास के स्टूडेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है वो पूरी तरह से रियल नहीं होता है, एक तरह से कहा जाए कि आर्टिफिशियल होता है, सब बना बनाया होता है। लेकिन जब क्लास में पढ़ाने जाया जाता है तो वहाँ पे सारी चीज़ रियल होती है, वहाँ पे रियल स्टूडेंट होते हैं, रियल तरीके से उनके सामने आपको लेक्चर देना होता है, सब कुछ पढ़ाना होता है। तो एक चीज़ ये है, ये कमी है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है। सभी कौशल एक साथ विकसित नहीं होते, ये भी एक कमी है कि यहाँ पर एक कौशल का विकास एक ही बार में होता है, सभी कौशलों को एक बार में नहीं। तो ये इसकी देखिए कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूक्ष्म शिक्षण कौशल बहुत जरूरी है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण संस्थान में इनको अच्छे तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करा दिया जाए तो बाद में वो जो लेसन प्लान की इंटर्नशिप वाली क्लासेस होती हैं उसमें उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे देखिए हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है मैक्रो टीचिंग से संबंधित, कि सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है जो शिक्षक को वास्तविक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण कौशल विकसित करने का अवसर देती है। इसका मतलब कि किसी भी टीचर को रियल क्लास में जाने से, पढ़ाने से पहले उसको उस चीज़ की जो है तैयारी करने का अवसर देती है, कौशल को विकसित करने का समय देती है। तो इसके आधार पर वो जो है अपना टीचिंग का प्रैक्टिस कर लेता है और अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है। तो यह शिक्षण को देखिए सरल बनाती है, नियंत्रित बनाती है और सुधारात्मक बनाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सूक्ष्म शिक्षण का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण को कैसे कराया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण की क्या लाभ हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन से सूक्ष्म शिक्षण कौशल होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोगों ने देखा और इसका अध्ययन किया। ठीक है, आने वाली जो क्लास है मैं आप लोगों को उसमें एक एक कौशल का जो है अध्ययन कराऊंगा, हर कौशल का घटक बताऊंगा और हर कौशल से संबंधित जो लेसन प्लान होता है वो कैसे बनाया जाता है ये आप लोग को
बताऊंगा। तो आगे जो आने वाली आपकी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी क्लासेस आगे की होंगी सभी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हर क्लास में मैं आप लोगों को एक एक लेसन प्लान का अध्ययन कराऊंगा, उसके घटकों को बताऊंगा, और उसका जो लेसन प्लान बनता है उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा। ठीक है, तो आगे वाली क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, और इन सब क्लासेस को देखकर आप लोग उसको नोट करते चले जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको अपनी फाइल बनाने में, लेसन प्लान बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो, दिक्कत हो, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट कर सकता है, और कमेंट के माध्यम से मैं उसकी जो कुछ भी समस्याएं होंगी, जो कुछ भी डाउट होंगे, उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इनकी देखिए, जो आप लोग अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स बहुत से स्टूडेंट मांगते हैं, तो पीडीएफ नोट्स आप लोगों को जब ये पूरे कौशल मैं अध्ययन करा लूँगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दूँगा। आप लोग जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, उससे चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इनको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, इनको अपने रफ कॉपी पर नोट करिए। पीडीएफ आपको जो पूरी क्लासेस हो जाएंगी तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।